माननीय रामप्रकाश जी का ब्रह्मदेश में आगमन 1950 में हुआ था। उसके एक वर्ष पहले भारतवर्ष के स्वयंसेवकों ने बंडूला स्क्वायर में मिलना जुलना शुरू कर दिया था और सौभाग्यवश माननीय डॉक्टर मंगल सेन जी का आगमन हुआ, जिससे कार्य ने कुछ गति लेनी प्रारंभ की और कुछ अंकुर पल्लवित होने लग गए थे। लेकिन वहां के राजदूत महोदय की वक्र दृष्टि के कारण मंगल सेन जी वहां लंबा नहीं रुक पाए और वहां से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इस कारण स्वयंसेवकों में कुछ निराशा होनी स्वाभाविक थी। तो वहां दिल्ली कार्यालय, जो कि विदेश भाग देखता है, उस वक्त माननीय माधवराव जी देख रहे थे। तो उनसे कई बार अनुरोध किया गया, तो उन्होंने माननीय राम प्रकाश जी को 1950 में ब्रह्मदेश में भेजा। माननीय राम प्रकाश जी बड़े सुलझे हुए कार्यकर्ता थे, दृढ़ निश्चयी थे और संघ कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित थे। इस कारण कार्य ने धीरे धीरे गति लेनी शुरू कर दी और कई शाखाएं रंगून और मांडले में लगनी शुरू हो गई। कार्य धीरे धीरे प्रगति कर रहा था। उनका प्रयास था कि समाज के सब वर्ग को अपने साथ में जोड़ लिया जावे और इस कार्य में धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे थे। यह जरूर अनुभव हो रहा था कि जब बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म में कोई अंतर नहीं है, एक ही पेड़ में की शाखाएं हैं, तो इन दोनों में सुसंबंध होना चाहिए। लेकिन अब तक कार्य हिंदुओं में ही सीमित था। हिंदुओं में भी सब प्रांत के लोगों में कार्य भली भांति बढ़ रहा था और स्वयंसेवकों में एक अच्छा उत्साह था। राम प्रकाश जी के प्रयास से नई नई शाखाएं खुल रही थी, कार्यकर्ताओं का निर्माण हो रहा था और उस वक्त कुछ प्रचारक भी संघ कार्य के लिए निकलने लगे थे। इस बीच महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ब्रह्मदेश में आगमन हुआ। डॉक्टर मुखर्जी का वहाँ के अधिकारियों से मिलना जुलना हुआ। उनका भारतवर्ष में संघ के कार्य से अच्छा परिचय और संबंध था। उसके कारण उनकी कई मीटिंगें वहाँ के न्यायाधीश ऊ चांटुन जी से हुई, जिसमें संघ के कार्यकर्ता भी साथ रहे, जिससे एक अच्छा परिचय हुआ और यह निश्चय किया गया कि कोई ऐसा काम किया जावे जिससे कि ब्रह्मदेश के मूल निवासी बुद्धिस्टों को भी संघ कार्य अपना सा ही मालूम देवे। इस दृष्टि को सोचते हुए संघ का कार्य, जो अब तक हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से चल रहा था और जो कि संघ की एक पद्धति है कि विदेशों में जो भी काम होता है वो हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से ही होता है, तो ब्रह्मदेश में उसे सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ के नाम से इसका नाम परिवर्तन किया गया। विश्व में सब जगह एक ही प्रार्थना चलती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। लेकिन ब्रह्मदेश के लिए नई प्रार्थना का निर्माण किया गया, जो कि अभी तक भी ब्रह्मदेश में चल रही है। और पीछे कालांतर में समय की आवश्यकता को देखते हुए ध्वज प्रणाम की पद्धति, जो कि सब जगह एक ही जैसी है,
उसमें ब्रह्मदेश के लिए विशेष परिवर्तन किया गया और हाथ जोड़ करके ध्वज प्रणाम करने का पद्धति का शुरू की गई, जो कि ब्रह्मदेश के सुहावने वातावरण में अनुकूल थी और बुद्धिस्ट लोगों को भी वो ठीक मालूम देती थी। इसलिए ध्वज प्रणाम पद्धति में भी परिवर्तन किया गया। महात्मा गौतम बुद्ध की 25वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर गवाए वर्ल्ड पीस पगोड़ा में एक सरकार की तरफ से भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से काफी बुद्धिस्ट लोगों ने भाग लिया। उस मौके पर संघ की तरफ से बौद्ध प्रदर्शनी लगाई गई। उसके पीछे ये दृष्टिकोण था कि साधारण बंधु वहाँ के निवासियों की इच्छा रहती है कि वो भारतवर्ष में आकर बुद्धिस्ट धर्म स्थलों का दर्शन करें, लेकिन विभिन्न कारणों से यह हर एक के लिए संभव नहीं होता। इसलिए उस बुद्ध प्रदर्शनी में भली प्रकार से प्रदर्शन किया गया कि भगवान बुद्ध का कहाँ जन्म हुआ, कैसे कैसे बुद्ध धर्म फैला, ब्रह्म देश में कैसे आया, जिसका अच्छी संख्या में स्थानीय लोगों ने दर्शन किया, काफी प्रभावित हुए और संघ कार्य की बर्मीज बंधुओं में एक अच्छी पहुंच हो गई और संघ कार्य के बारे में उन्हें जानकारी मिली। इसके पहले परकीय लोग हिंदू समाज और बुद्ध समाज में कुछ चीजों का भ्रामक प्रचार करके कुछ गलतफहमियां पैदा किया करते थे कि देखिए इनमें कितनी छुआछूत है, इनका खान पान अलग है, आप लोगों के हाथ का छुआ हुआ नहीं खाते हैं, रोटी बेटी का संबंध नहीं है। लेकिन उस संघ के संपर्क में आने के बाद में उन सब बंधुओं को संघ के कार्य के बारे में मालूम हुआ कि हम सब एक ही हैं और एक ही पेड़ की अलग अलग ब्रांचेज हैं और यहाँ कोई भी छुआछूत जैसी कोई बात नहीं है और सब संगठित होकर चलने की इच्छा रखते हैं। इसलिए बर्मीज बंधु भी धीरे धीरे संघ कार्य के निकट आने लगे। जैसे भारत में वनवासी कल्याण केंद्र में कार्य होता है, उसी दृष्टि से बर्मीज बंधुओं के अनाथ बंधुओं को समेटकर स्वेबो में एक आश्रम की स्थापना की गई थी, लेकिन वो कुछ दिनों चलने के बाद में बंद हो गया। लेकिन अपना प्रयास रहा कि बर्मीज बंधु ज़्यादा से ज़्यादा संघ कार्य के निकट आवे और धीरे धीरे उचानटून के सहयोग से अपना बर्मीज बंधुओं में स्थान बनने लगा और अच्छा परिचय हुआ और बर्मीज लोगों से अपना संबंध सुधरने लगे। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑल वर्मा हिंदू सेंट्रल बोर्ड वहाँ काम करता था, जो शायद अभी तक भी काम कर रहा है। उसके पदाधिकारियों से भी अपना सुसंबंध था और धीरे धीरे वो अपने काफ़ी निकट आ गए थे और संघ कार्य से आवश्यकता अनुसार समय समय पर सहयोग भी लिया करते थे। उनके तत्कालीन अध्यक्ष श्री दीनानाथ जी से अपने काफ़ी अच्छे संबंध थे और जियावाड़ी में कैंप लगा, उसमें श्री दीनानाथ जी को मैं लेकर गया था। वहाँ उनका बौद्धिक हुआ, स्वयंसेवकों से मिलकर वो काफ़ी प्रभावित हुए और अपना हिंदू सेंट्रल बोर्ड से संबंध दृढ़ होता गया। सरकार में सुसंबंध होने के कारण अपने प्रचारकों को सरकार की तरफ से रेलवे के फ्री पास इश्यू किए गए, जिससे कि वो ब्रह्मदेश में भ्रमण करते हुए अपने कार्य का प्रचार प्रसार कर सकें, जो कि एक अच्छा लक्षण था कि सरकार की बुक्स में हम लोग का नाम निकट की संस्थाओं में था। इस वक्त मेरे को पता नहीं कि वहाँ
पास इश्यू किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, पर उस वक्त अच्छा प्रभाव था। हम सबका प्रयास था माननीय राम प्रकाश जी के आदेशानुसार और संघ के नियमों के अनुसार कि समाज के सब वर्गों को समेट करके चलें। ये देखा गया है कि समाज की पुरानी संस्था आर्य समाज विदेशों में पहले से ही काफी फैली हुई थी, रंगून में भी उसकी शाखा थी, लेकिन वहाँ की स्थिति यह थी कि वहाँ के जो पदाधिकारी थे उनमें दो गुट बने हुए थे। एक के नेता थे लाठिया जी, जिनका एक लाठिया सेवाश्रम भी चलता था, जिसमें वो समाज के अनाथ बच्चों को रखा करते थे, और दूसरे थे डॉक्टर लामा। तो इस प्रकार दो धड़े थे, लेकिन संघ का दोनों धड़ों से ही अच्छा संबंध था। दोनों ही संघ के कार्यक्रमों में आया करते थे। इस प्रकार संघ ने समाज के एकीकरण के लिए काफी कार्य किया। माननीय राम प्रकाश जी के कार्य कुशलता के कारण और परिश्रम के कारण कई प्रचारक वहां से निकले, जिनमें से कुछ अभी तक भी हैं, और उन सब के प्रयास से पूरे ब्रह्म देश में शाखाएं फैलने लगी। जगह जगह शिविर लगे। रंगून में तो नियमित रूप से लगते ही थे। जियावाड़ी, मैंडले, मेमियो आदि स्थानों पर शिविर लगे, जिसमें सब जगह संघ का कार्य का प्रचार हुआ, और समाज के लोग और स्थानीय बंधु संघ के कार्य के निकट आए, और जिसके परिणाम स्वरूप संघ का कार्य काफी बढ़ा और लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी हुई, जो कि अभी तक भी कार्य बढ़ रहा है। वहां पर 1964 में राष्ट्रीयकरण होने के कारण भारतीय मूल के लोग में काफी संख्या में घबराहट होने के कारण और व्यापार का कोई स्कोप न रहने के कारण उन लोगों का भारत आगमन हुआ। इसलिए शाखाओं की उपस्थिति में थोड़ा अंतर तो पड़ा, लेकिन उसके पश्चात भी काफी प्रगति हुई और नए सिरे से नए नए स्वयंसेवकों का आगमन हुआ, जिसका स्वरूप आप लोग अभी तक देख रहे हैं। माननीय राम प्रकाश जी जब भारत आए थे तो उनका हार्ट का ऑपरेशन भी किया गया था, जो कि काफी सफल रहा, और उन्होंने यहाँ बौद्ध प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें काफी लोगों की अच्छी उपस्थिति रही। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उसमें भाग लिया, और विपश्यना, जो कि गुरुजी गोविंदका जी के नेतृत्व में ब्रह्मदेश यहाँ भारतवर्ष में काफी काम करती थी, उसके सदस्यों ने भी उसमें भाग लिया, और जिससे यहाँ पर भी बुद्धिस्ट लोगों से अच्छे संबंध बने। ब्रह्मदेश से आए हुए कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्थान पर भारतवर्ष में भी अच्छा काम किया, जो कि कुछ उल्लेखनीय है। उनमें से श्री वेद प्रकाश जी, जो कि लासो से थे, वो जम्मू नगर के मेयर बने। श्री बिमल जी मुंबई महानगर के कार्यवाह के रूप में काम किया। श्री प्रवीण जी आज भी भारतीय विकास परिषद के पूना में अग्रसर होकर काम कर रहे हैं, और उनका कार्य अच्छा प्रशंसनीय इस वक्त भी बढ़ रहा है। ये सब राम प्रकाश जी के संस्कारों के कारण ही संभव हुआ कि वहाँ से आने के बाद में सब स्वयंसेवक यहाँ सक्रिय हैं, जिनमें से कुछ का नाम मैंने उल्लेख किया। माननीय राम प्रकाश जी का यहाँ नेपाल में भी आगमन हुआ था, और पुराने स्वयंसेवकों ने उनके साथ कई मीटिंगें की, जिससे यहाँ के कार्य में भी लाभ मिला और कार्य को वृद्धि हुई। ये माननीय राम प्रकाश जी के परिश्रम, दृढ़ निश्चयी, समर्पित भाव से कार्य करने का प्रभाव है, जिससे कि भारतवर्ष में भी और नेपाल में भी संघ कार्य को लाभ मिला।
ये उनके व्यक्तित्व है, परिश्रम, सरल स्वभाव, मृदु भाषा के कारण ही संभव हो पाया, जिसका आप लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव है। आज भी संघ कार्य की जो स्थिति ब्रह्म देश में है, वो माननीय राम प्रकाश जी के प्रयास और कुशल नेतृत्व के कारण ही भी संभव हुआ है। ऐसे ऐतिहासिक महापुरुष को श्रद्धांजलि देना हम सबका कर्तव्य है, और उसके लिए आवश्यक जो भी कार्य हो वो हम सब करें। यह मेरी तरफ से अनुरोध है। सब साथियों को सादर नमस्कार। सही शब्दों में उनको श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है कि हम संघ कार्य को अधिक से अधिक लोगों में फैलावें, जिससे अच्छा प्रचार हो और लोग इसके निकट आवें और संघ कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। शुरू में जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी, अब तो सब जगह अनुकूल हैं। भारतवर्ष में सत्ता परिवर्तन भी हो चुका है, जो कि संघ कार्य के लिए अनुकूल है, और यहाँ भी संघ कार्य अच्छा बढ़ रहा है। तो इसलिए हम सब मिलकर के उनके स्वप्न को पूरा करें और कार्य को अधिक से अधिक बढ़ावें। यही उनके प्रति सही शब्दों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए हम सब मिलकर इसके लिए पूरा प्रयत्न करें। नमस्ते जी।